दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। एक नई खबर जो आज के दिन कल आई थी, लेकिन काफ़ी डिटेल उसकी नहीं मिल रही थी। पुराने ज़माने के एक नामी ग्रामी क्रिमिनल, मुंबई अंडरवर्ल्ड का, उत्तर प्रदेश का अंडरवर्ल्ड, गुजरात, दिल्ली, बहुत सारे स्टेट्स में, शहरों में उसकी तूती बोलती थी। बबलू श्रीवास्तव गिरोह के बाद शायद ये आदमी ऐसा क्रिमिनल था जिसने बहुत सारी किडनैपिंग के केसेस को अंजाम दिया, बहुत से लोगों को अगवा किया, बड़े लेवल पे फिरौतियाँ मांगी और काफ़ी सारे कत्ल भी कर दिए अगर फिरौती नहीं मिलती थी। बहुत अजीब तरीके से इस आदमी का काम करने का ढंग हुआ करता था। पहले तो ये पैसे मांगता था, अगर मिल गए तो छोड़ देता था, नहीं मिले तो आदमी को मार देता था। इतना खूंखार आदमी, और उसका नाम है बंटी पांडे। नाम तो प्रकाश नारायण पांडे पर मशहूर हो गया बंटी पांडे के नाम पे। बेसिकली पुराने ज़माने का उत्तर प्रदेश और आज के ज़माने का उत्तराखंड, वहाँ का रहने वाला। 90 के दशक में मुंबई आता है, बड़े गरीब घर से निकलता है। बचपन में इसके माता की डेथ हो जाती है, पिता इसका आर्मी में था, और उसके बाद अपने ननिहाल में मामा मामी के घर में पला बड़ा हुआ। बड़ा मामा मामी ने इसको बड़े प्यार से पाला कि इसकी माँ नहीं है, पिता फौज में है, और बस उसी प्यार ने इसको बिगाड़ दिया। खैर, इसकी पूरी कहानी अगर आपने सुननी है तो हमारा इसी चैनल का बलजीत परमार फॉर यू का एपिसोड नंबर 210 एक बार ज़रूर देख लेना, जो अभी तक शायद 90-92 हज़ार लोग देख चुके हैं। आप भी एक बार देख लो, आपकी इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। उसके बाद ये आदमी मुंबई आता है और छोटे मोटे काम करने के बाद छोटा राजन के गैंग में ज्वाइन हो जाता है। तभी 93 का ब्लास्ट हो गया था और छोटा राजन दाऊद को छोड़ के अलग हो गया था। छोटा राजन को भी इस किस्म के डेयरिंग लोगों की ज़रूरत थी, वो इसको अपने साथ मिला लेता। और छोटा राजन के साथ मिल के जब छोटा राजन ने मुंबई में दाऊद गैंग के लोगों को मारना शुरू किया, उसमें बंटी पांडे का बहुत बड़ा हाथ था। ये सब डिटेल पूरी हमारे उस एपिसोड नंबर 210 में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। खैर, उसके बाद 2000 में, मतलब 1993 के बाद, दाऊद से अलग होने के बाद 7 साल के बाद, छोटा राजन के ऊपर अटैक होता है बैंकॉक में सितंबर 2000 में। जब बंटी पांडे को पता लगता है कि इसके बॉस के ऊपर हमला हो गया, तो ये आदमी यहाँ से निकल के नेपाल जाता है, वहाँ से वीज़ा लगवा के फ्लाइट पकड़ के बैंकॉक पहुँच जाता है। और छोटा राजन को हॉस्पिटल से निकालने में जिन लोगों का हाथ था, उनमें बंटी पांडे भी साथ था। खैर, ये कहानी भी पूरी हम आपको बता चुके हैं अपने एपिसोड नंबर 210 में, 210 में। उसके बाद जब छोटा राजन ठीक हो जाता है, वापस बैंकॉक आता है और अपना इलाज करवाने के बाद तो काफ़ी सारे लोग छोटा राजन को छोड़ के चले जाते हैं, जिनमें गुरु साटम, संतोष शेट्टी और काफ़ी लोग, और साथ में बंटी पांडे भी उसका साथ छोड़ देता है। अब 2011 आ जाता है तो छोटा राजन को ये आदमी 2000 में छोटा राजन का साथ छोड़ के कैसे छोटे मोटे काम करने शुरू करता है। ज़्यादा इसने उस समय में काम किए गुजरात में। चलते चलते 2004 में इसने अपने गैंग के साथ मिलके, बीच में इसने अली बदेश और कुछ लोगों के साथ और भी काम किया।
तो गुजरात के बड़े कारोबारियों को किडनैप करके उनसे फिरौती मांगनी शुरू की। उनसे सबसे बड़ा नाम था अबूजार कादरी। ये वलसाड़ एरिया है। मुंबई से जब हम गुजरात जाते हैं तो रास्ते में पहला बड़ा टाउन जो आता है, वापी के बाद वो गुजरात का वो वलसाड़ आता है। वहाँ का अमीर आदमी था अबूजार कादरी, उसको किडनैप करता है और उसके बाप से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। खैर वो नहीं मिली तो अबूजार का इस आदमी ने, बंटी पांडे ने कत्ल कर दिया। कत्ल करके भाग जाता है। ये 2004 की बात है। जब एक जगह से पैसा नहीं मिला तो उसके बाद वहाँ से थोड़ा वलसाड़ से थोड़ा आगे जाते हैं तो पहला बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर जो गुजरात का आता है वो सूरत आता है। वो डायमंड्स का केंद्र भी है। वहाँ पे एक बहुत बड़े NRI डायमंड के व्यापारी थे, राजेश भट्टे। वो अमेरिका में रहते थे और अमेरिका से साल में कई बार वो डायमंड खरीदने सूरत आते थे अपने बिजनेस के चक्कर में। उनका परिवार भी अमेरिका में रहता था। USA में आके उनको किडनैप कर लेता सूरत से, एक होटल थे जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। उनको उठाया, फिरौती मांगी। उनकी पत्नी को अमेरिका में फ़ोन किया गया, वहाँ से पैसा नहीं मिला, टाल मटोल हुआ तो राजेश भट्टे का भी कत्ल कर दिया गया। ये 2004 की बातें। उसके बाद जब और बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, इसको तकरीबन 6 केसेस में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। कुछ पुराने कानून के हिसाब से उम्र कैद की हुई, जो 14 साल के बाद आदमी बाहर आ जाता है, और कुछ आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई। उसके चलते ये आदमी को काफ़ी भागना पड़ा कि अगर पकड़ा गया तो सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। तो ये आदमी भागने की तैयारी करता है और अपने पुराने जो इसके नेपाल में लिंक थे, तब तक ये अपनी बीवी बच्चों को लेके नेपाल पहुंच जाता है। नेपाल से आगे निकलता है कि छोटा राजन के साथ देख चुका था, घूम चुका था कंबोडिया, लाओस, बैंकॉक, नेपाल और वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ईरान वगैरह, तो काफ़ी लिंक थे। तो ये आदमी वियतनाम चला जाता है और 2010 तक वियतनाम में रहता है। इंडियन एजेंसीज के साथ इसने कुछ काम किए थे पहले 93 के ब्लास्ट के बाद, जब छोटा राजन के साथ काम करता था। एक बार पूरी टीम के साथ पाकिस्तान भी गया था दाऊद को मारने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, सबको वापस आना पड़ा। और उसके बाद जब फ्री तनाशा और विक्की गोस्वामी दिल्ली में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिए थे, तभी उनकी मुंबई टीम पहुंचने कुछ समय पहले ही ये बंटी पांडे वहाँ से भाग गया था और बच गया था। खैर ये सब बातें हम एपिसोड नंबर 210 में बता चुके हैं, आप उसको सुन लेना। तो जब इंडियन एजेंसीज को पता चलता है कि इतने तकरीबन 40 केसेस के ऊपर थे, जिसमें बहुत सारे किडनैपिंग के, फिरौती के, कत्ल के, अटेम्प्ट टू कत्ल के, सब हर किस्म के केस। और किडनैपिंग तो ये आदमी मास्टर था। एक बार इसने एक फिल्म कंपनी बनाई और उसके तरह के हम शूटिंग करने जा रहे हैं, हमें एक्टर चाहिए, हम लोगों को हीरो हीरोइन बनाएंगे। उनकी एक बड़े अखबार में एडवर्टाइजमेंट देख के ओमकार फिल्म मेकर जैसा प्रोडक्शन कुछ नाम रखा था, और इतने लोगों के इंटरव्यू करने, उसमें 2 अमीर बच्चे दिल्ली के भी आए थे एक्टर बनने। इसने उन दोनों को किडनैप कर लिया। मुंबई के पास अलीबाग में एक रिजॉर्ट में इंटरव्यू रखी थी, उनसे भी फिरौती मांगी। वो केस के चक्कर में भी इसको 14 साल की सज़ा हुई थी। हाँ, दिमागी बहुत था, दिमाग लड़ा लेता था और अपना काम चलाता था। और उसके बाद ये आदमी 2010 में इसको हमारी एजेंसी जो है वो इंटरपोल की मदद से इसको वियतनाम से वापस ले आते हैं। अब 2010 में वापस ला के इसको तिहाड़ जेल में रखा जाता है पहले, तो बाद में उत्तर प्रदेश के केसेस में इसको उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता। अब 2010 में पकड़े जाने के बाद जब यह आदमी उत्तराखंड की जेल में था,
तो छोटा राजन इससे बदला लेने के लिए इसके ऊपर एक टीम बना देता है कि इसको टपका दिया जाए। और दोस्तों, ये वही टीम थी जिस टीम का लीडर था सतीश कालिया। अब सतीश कालिया का नाम तो आपने सुना होगा, वही आदमी जिसने मुंबई के एक क्राइम रिपोर्टर जे.डे का कत्ल किया। क्या आपको बताते हैं, वो मर्डर हुआ था 11 जून 2011 में। जे.डे का कत्ल हीरानंदानी टाउनशिप में। उसके एक हफ्ता पहले ये पूरी टीम जो थी छोटा राजन की, ये उत्तर प्रदेश में बैठी थी, जहाँ एक जेल से दूसरी जेल को नया नया आया था वियतनाम से बंटी पांडे। तो कितने केस थे उत्तर प्रदेश के, कभी किसी कोर्ट में पेशी, कभी किसी कोर्ट में पेशी, तो उसको आया ले जाया जाता था। इसको ये भाप गया कि मेरी जान को खतरा है, छोटा राजन मुझे मार सकता है, अटैक कर सकता है। तो इस आदमी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो अच्छी खासी तकड़ी सुरक्षा में ले जाया जाए, मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई ने अर्जी लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और एक प्रोटोकॉल बनाया था कि उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। तो दोस्तों, कोर्ट ने सख्त आदेश दिए उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तराखंड पुलिस को, कि इसको जब ले जाया जाए तो कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाए। अब इसको मारने के लिए जो छोटा राजन की टीम जिसका इंचार्ज था सतीश कालिया, वो घात में बैठी थी, लेकिन एक हफ्ता उड़ीक करने के बाद भी इस तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि सुरक्षा बहुत मजबूत थी। और उस समय इसको उत्तर प्रदेश में जिस आदमी ने हथियार बचाए थे उसका नाम था दीपक सिसोदिया। वो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में लग जाता है और उसने सब भेद खोल दिया कि ये लोग बंटी पांडे को मारने आए थे। 32 बोर का पिस्टल जो था वो दीपक सिसोदिया ने छोटा राजन के कहने पे दिया था। खैर, ये आदमी जब वहाँ दाव नहीं लगता तो ये मुंबई आ जाते हैं और जे.डी की फील्डिंग लगाते हैं और कुछ दिनों के बाद 11 जून 2011 को जे.डी का कत्ल कर देते हैं। मतलब एक तरह से बंटी पांडे छोटा राजन के हाथों से 2011 में बच गया था। अब उसके बाद जेल में रहा इतने साल। पिछले साल इस आदमी ने एक अजीब फैसला लिया कि मैं सब क्राइम की दुनिया छोड़ के मैं साधु सन्यासी बनना चाहता हूँ, ऋषि मुनि बनना चाहता हूँ। सितंबर की बात है 2024 की। अल्मोड़ा जेल में इसने 3-4 साधु बुलाए जूना अखाड़ा के और उनके हाथ से इसने नाम ले लिया और जूना अखाड़े का चेला बन गया। इसको उन्होंने एक रुद्राक्ष माला दी, एक कंठी माला दी और एक कुछ और माला दी। इसको 3 माला गले में डाल दिया, भगवे कपड़े दे दिया और ये आदमी बाबा जी बन गया, साधु महात्मा बन गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे इसका एक समय में रहा गुरु सुभाष सिंह ठाकुर, वो आज तक बाबा जी बन के बैठा है, दाढ़ी रख के, पगड़ी बांध के। वो तो कर बहुत सीनियर है इससे, तो 20-25 साल से वो भी जेलों में बाबा जी बन के बैठा है। और उसी तरह पिछले साल बंटी पांडे बाबा जी बन गया और अपना वो जूना अखाड़ा ज्वाइन करने के बाद अपना नाम रख लिया, क्योंकि इसका नाम प्रकाश था, प्रकाश शाह नाथ गिरी साधु संत हो गए। लंबी दाढ़ी रख ली, बड़े केस रख लिए और बाल रख लिए, भगवे कपड़े पहन लिए, 3 माला गले में डाल ली और अल्मोड़ा जेल में बैठ के बाबा जी बन के अपना कारोबार चलाता रहा। इसको पता था कि आगे आगे दूसरे केस भी खोलेंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं गुजरात पुलिस ने इसको क्यों लेके आई, क्या कारण था। हमारे सहयोगी सूरत से मनोज जी, उन्होंने एक छोटी सी 2-2.5 मिनट की रिपोर्ट भेजी है। वो गुजराती हैं और हिंदी थोड़ा और तरह बोलते हैं, कोई बात नहीं,
हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट जो उन्होंने सूरत से भेजी आप एक बार सुन लीजिए, फिर आगे ये बंटी पांडे और बाबा जी पांडे इनकी बात करेंगे। पहले वो सूरत की रिपोर्ट सुन लीजिए। सूरत सीआईडी क्राइम ने एक सूरत में अपहरण मर्डर में उसकी आज वारंट के जूने ओल्ड वारंट के आधार पे धरपकड़ करके आज लेकर आई है। उसके खिलाफ वापी और सूरत में एक्सट्रोशन, मर्डर और अपहरण के अलग अलग केस हैं, जिसमें सूरत महिदरपुरा एक इलाका है, उसमें हीरा के व्यापारी राजेश भट्ट का अपहरण और हत्या की थी। उसमें बंटी पांडे गैंग का नाम आया था। राजेश भट्ट का अपहरण करके अमेरिका में रह रही उसकी पत्नी और उसका भाई जो मुंबई में रहता था, उसको धमकी भरे कॉल करके 2 करोड़ रुपए मांगे गए। पैसे ना मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी। जो चकलासी गांव के पास उसकी हत्या करके केनाल में उसकी बॉडी को फेंका गया था। सीआईडी क्राइम सूरत और सूरत क्राइम ब्रांच ने बंटी पांडे को पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है। ये घटना 2004 की है। दूसरा केस है 2004 का ही। अबू जर एक व्यक्ति था जो वापी के एक उद्योगपति का लड़का था। उसका पिताजी का नाम था मुतूर अहमद कदीर खान। उसका अपहरण किया था। अपहरण के बाद उसके घर वालों को फोन करके 5 करोड़ की वसूली की डिमांड मांगी। कुछ रुपया उसके परिवार वालों ने दिया, फिर भी इन अपहरणकर्ताओं ने उसको नहीं छोड़ा और उसको मौत के घाट उतारा, जिसकी बॉडी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आसावली डैम के पास बॉडी फेंक दी थी। उसकी तपास कर रहे धोलवड़ पुलिस को आज तक सिर्फ उसका धड़ मिला, उसका सर नहीं मिला अभी तक। इस केस की तपास में सूरत क्राइम ब्रांच ने एक अन्य केस की तपास के दौरान दूसरे केस की तपास कर रही थी, उसमें संजय सिंह उर्फ राहुल की धरपकड़ की और उसने पूछताछ के दौरान बनाया कि अब्बू जर की हत्या में बंटी पांडे का हाथ था और भूपेंद्र वोरा और संजय सिंह ने मिलकर अबू जर का अपहरण किया था। अबू जर के भाई को फिरौती के लिए 5 करोड़ की वसूली के लिए 3 बार कॉल किए थे, जिसको पुलिस ने ऑडियो एनालिसिस और स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट करके बंटी का ही आवाज है ये साबित कर दिया। सीआईडी क्राइम ने ओल्ड वारंट के आधार से तिहाड़ से कस्टडी लेकर 4 दिन की रिमांड ली है बंटी पांडे की। संप्रदाय के महंत दंडीनाथ महाराज के संपर्क में आया था ये, और अखाड़े के महंत श्री राजेंद्र गिरी महाराज ने गुरु दक्षिणा दी थी। नाथ संप्रदाय के जूने अखाड़े के महंत ये में नैनीताल, गंगोत्री, मुंशियारी और गंगोल घाट के कई मंदिरों में महंत तरीके इसका सम्मान हुआ था और इसके कई अनुयायी भी थे। बंटी पांडे अभी नैनीताल की अल्मोड़ा जेल में बंद था। 10 साल पहले इसका वारंट दिया था, जो अब जाकर सूरत की लाजपुर जेल में रखा गया और उसको रिमांड पे लिया गया है सूरत सीआईडी क्राइम द्वारा। तो दोस्तों सुना आपने, मनोज जी ने बताया कि दोनों केस 2004 के हैं, आज 2025 चल रहा है, 21 साल पुराने केस। तो 21 साल गुजरात पुलिस ने क्या एफर्ट किया इस आदमी को पकड़ने के लिए या उसको गुजरात ला के उसके ऊपर केस चलाने के लिए, बंटी पांडे को। अब दोस्तों मामला ये है कि केंद्र की जो सरकार है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उन्होंने अंतर खाते पॉलिसी बनाई है कि किसी भी खूंखार क्रिमिनल को जेल के बाहर नहीं निकलने देना। अगर किसी की सज़ा कहीं से ख़त्म हो रही है, इसको और जेल में नहीं रखा जा सकता, तो उसके खिलाफ को और केस खोल लो जो पुराने पेंडिंग पड़े होते हैं, उनके तहत फिर इसको जेल में रखो। इस किस्म के समाज विरोधी अंसर वापस समाज में नहीं जाने चाहिए, ये एक पॉलिसी। इसलिए जब नॉर्थ बिश्नोई को पंजाब, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान की जेलों में
रोज़ लेके जाया जाता था, कभी एक शहर में दूसरे शहर में, जिसका नाम हमने जेल यात्रा रखा था, रिमांड यात्रा रखा था। उनको एक तो क्रिमिनल्स को घूमने फिरने का मौका मिल जाता है, एक अपने लोगों से तालमेल बना लेते हैं और आगे की क्राइम करने की स्ट्रेटजी बना लेते हैं और जुर्म बंद नहीं होता। उसको रोकने के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को 1 साल तक अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा और उसको बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद 1 साल और उसके ऊपर वो एक्सटेंड कर दिया और आज तक उसको बाहर नहीं आने दिया। उसी तरह पंजाब में कुछ लोगों को ले जाके असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा, उनके ऊपर NSA लगा दिया गया ताकि कम से कम 1 साल बाहर ना आ सके। तो इसी तरीके से वो जो एक सोची समझी पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत बंटी पांडे को, जिसके अभी जड़ी 3-4 जो 14 साल की सज़ा हुई थी, वो 2010 में पकड़े जाने के बाद वो 14 साल पूरे हो गए, या पूरे होने वाले होंगे कुछ केसेस में 2025 में। तो उसको अभी बाहर नहीं आने देना है। अच्छी बात है, क्रिमिनल्स को इसी तरीके से डील करना चाहिए। और उस आदमी ने चाल तो चली पिछले साल के मैं साधु बन जाऊं, बीजेपी को, यूपी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, जहां हर जगह बीजेपी की सरकार है, उनको बताऊं कि मैं तो सन्यासी हो गया हूं, मैं तो जूना अखाड़ा का सदस्य हूं, राम नाम का भजन करता हूं, तो मेरा ख्याल रखिए। दोस्तों, अब वही बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है, लेकिन उसकी चाल शायद एजेंसीज वाले समझ गए थे। अब ये 2 मर्डर के केस हैं और बड़े खूंखार मर्डर, फिरौती के लिए कत्ल किया गया, और उनमें अब सज़ा भी होगी, क्योंकि 40 के करीब केस, जिसमें से 18-20 फिरौती के केस हैं, कत्ल के हैं, और सब केसों के चलते हुए अब इसका छूटना बहुत मुश्किल लगता है। इन दोनों केसों में भी इसको उम्र कैद की सज़ा होगी, और अब वो ताउम्र की सज़ा होगी कि 14 साल नहीं कि आप बाहर आ जाओ, मरने तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सी एक कहानी एक क्रिमिनल की, सन्यासी बनने तक की, साधु बनने तक की कहानी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।